नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है वंशावली विश्लेषण। इसमें अभी तक हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था वंशावली विश्लेषण में प्रयोग होने वाले चिन्ह और दूसरे में हमने पढ़ा था वंशागति के प्रकार, क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस, क्योंकि ये सब चीजें वंशावली को हल करने में काम आने वाली है। तो बच्चों, आज हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूं वंशावली में हम किन रोगों के बारे में बात करते हैं जो जीन में उत्परिवर्तन के द्वारा होती हैं। तो जीन उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं वो हम बताएंगे, और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, अपनी रैंक प्लस की टीम से मिलवाता हूं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जीन उत्परिवर्तन, ये जीन उत्परिवर्तन है, जीन म्यूटेशंस, और ये जीन 2 प्रकार के गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन, ऑटोसोम्स कौन से गुणसूत्र होते हैं? जो गुणसूत्र संख्या 1 से 22 पर उपस्थित होते हैं, इन्हें हम ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि जो जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं बेटा? लिंग गुणसूत्र होते हैं गुणसूत्र संख्या X तथा Y। तो अगर कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में उत्परिवर्तन होए तो कौन से रोग होंगे? ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन। ये अप्रभावी भी हो सकता है, प्रभावी भी, आगे बताता हूं कैसे होगा। और यदि वो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं और उनमें उत्परिवर्तन हो जाए तो X सहलग्न और Y सहलग्न। X सहलग्न फिर 2 प्रकार के हो सकते हैं, अप्रभावी और प्रभावी। इनका आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, तभी आप वंशावली सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तनों की। और जैसा कि आप जानते हैं ये जीन्स होते हैं गुणसूत्र संख्या 1 से 22 पर उपस्थित, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, अप्रभावी और प्रभावी। अब मैं आपको अप्रभावी के कुछ उदाहरण लिखकर बताता हूं। तो अप्रभावी का पहला उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्तता, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में हम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कक्षाओं में। दूसरा रोग है उसमें जिसे हम कहते हैं थैलेसीमिया। आपको पता है थैलेसीमिया में रक्त नहीं बनता है ना? तो इसे इंग्लिश में लिखते हैं थैलेसीमिया। और तीसरा रोग इस श्रेणी में जो है वो है फिनाइल कीटोनूरिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PKU से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? PKU से। तो मैंने ये रोग आपको इसलिए लिखे क्योंकि आपको इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में पता होने चाहिए कौन कौन से रोग हैं। अब मैं आपको बताता हूं। ऑटोसोम माने गुणसूत्र संख्या 1 से 22, तो ऑटोसोम को हम कैसे लिखते हैं? A से। तो अब इसका रूपरेखा देखिए, अगर कहीं पर लिखा है बड़ा A, तो ऐसा जीव क्या होगा? ये होगा सामान्य। कैसा होगा बेटा? सामान्य। सामान्य मतलब नॉर्मल, इसे कोई रोग नहीं होगा। यदि लिखा है बड़ा ए छोटा ए, तो ये होगा वाहक। क्या होगा ये? ये होगा वाहक। वाहक माने कैरियर। कैरियर वो जीव होता है जिसमें कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन वो इस लक्षण को, छोटे ए को, अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। और इस श्रेणी के लिए रोगी तभी होगा जब होगा छोटा ए। इसको हम कहते हैं रोगी या प्रभावित या डिजीज्ड। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं प्रभावी ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन में। प्रभावी, इसका उदाहरण वैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको यहां पर एक ही उदाहरण लिखूंगा। इसका उदाहरण है मायोटॉनिक, माने पेशियों से रिलेटेड है, मस्कुलर मायोटॉनिक डिस्ट्रोफी। इसमें ना आपको पता है रोगी के शरीर में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता, और डिस्ट्रोफिन नहीं बनता तो पेशियों का संकुचन और ये सब नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं हाथ से, एक शरीर का अंग काम नहीं करता, तो वो मायोटॉनिक डिस्ट्रोफी है। इस अवस्था में हम क्या करेंगे? इस अवस्था में आपको पता है ये प्रभावी है, तो अगर जीव होगा बड़ा ए या होगा बड़ा ए छोटा ए, तो वो होगा रोगी माने डिजीज, क्योंकि
प्रभावी युग्म विकल्पी वो होता है जो समयुग्मजी या विषम युग्मजी किसी भी अवस्था में आ जाए, प्रकट होगा ही होगा। और अगर वो होगा छोटा ए छोटा है तब वो होगा सामान्य। आई बात समझ में? तो यहां पर एक नोट बनता है हमारा, और नोट कहता है इस श्रेणी में माने कैटेगरी में वाहक नहीं होते, वाहक नहीं होते हैं। इसमें या तो सीधे रोगी होगा या फिर सीधे सामान्य होगा। समझ में आया? ये बात बिल्कुल अपने ब्रेन में, मस्तिष्क में लॉक करके रख लो, क्योंकि जब वंशावली हम सॉल्व करेंगे तब आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थे ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन। अब हम अगली श्रेणी में जा रहे हैं, क्या? लिंग सहलग्न जीन उत्परिवर्तन, सेक्स लिंक म्यूटेशंस। तो यह लिंग सहलग्न, ये दो तरीके का होता है। अगर जीन एक्स गुणसूत्र पर है तो एक्स सहलग्न, अगर जीन वाई गुणसूत्र पर है तो वाई सहलग्न। तो सबसे पहले वाई सहलग्न की बात कर लेते हैं। वाई सहलग्न का एक ही उदाहरण है जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये है अतिरोमाभिवृद्धि। अतिरोमाभिवृद्धि, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। ये कोई रोग नहीं है, बस एक ये छोटी सी असमानता है। ये जो हमारा कान होता है ना, जिसको हम इंग्लिश में पिन्ना कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव, इसके ऊपर बालों के गुच्छे आ जाते हैं, और ये वाई सहलग्न है, यानी कि ये सिर्फ पुरुषों में होते हैं। तो अगर कोई पुरुष हमें लिखना है सामान्य है, सामान्य पुरुष, तो हम लिखेंगे एक्स वाई, सामान्य है। लेकिन अगर हमें किसी पुरुष को रोगी या प्रभावित दिखाना है, प्रभावित पुरुष, तो हम इसको लिखेंगे एक्स वाई डैश, क्योंकि ये जीन कहां पर है? ये जीन वाई गुणसूत्र पर है, तो ये दिखाता है प्रभावी। ठीक है, तो ये है प्रभावित पुरुष, रोगी पुरुष। अब ये है वाई सहलग्न, स्त्रियों में तो वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है, तो यहां आप स्टार बनाकर लिखेंगे स्त्रियां कभी भी रोगी या वाहक नहीं होती। ठीक है, क्योंकि स्त्रियों के पास वाई गुणसूत्र तो होता ही नहीं है। अब आते हैं इधर एक्स सहलग्न पर। बेटा ध्यान से देखें, एक्स सहलग्न भी दो प्रकार का है, एक्स सहलग्न अप्रभावी और एक्स सहलग्न प्रभावी। तो अप्रभावी में आपने बहुत सारे रोग पढ़े हैं, मैं यहां दो उदाहरण लिखता हूं। देखिए इधर सबसे पहला उदाहरण है इसका वर्णांधता। वर्णांधता को अंग्रेजी में हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। इसमें रोगी हरे और लाल रंग में विभेदन नहीं कर पाता, उसे धब्बे लाइनें कुछ दिखाई नहीं देती। और दूसरा है जो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में एक छोटी सी चोट लगने पर, घाव होने पर जो खून बहता है वो रुकता ही नहीं है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। ये हम रोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कैसे हम दिखाएंगे रोगी कौन है या नहीं। तो ये एक्स गुणसूत्र मादाओं में भी होता है, एक्स गुणसूत्र नर में भी होता है। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैंने यहां पर लिखी है मादा और यहां लिखा है मैंने नर। नर सामान्य कब है? जब वो है एक्स वाई। क्या है? एक्स वाई। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है वाहक। मादा वाहक हो सकती है क्योंकि ये रोग है अप्रभावी। तो वाहक मादा को आप दिखाते हैं एक्स डैश एक्स से। अगर एक एक्स पर एक त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण जीन है तो वो है वाहक। लेकिन नर बेचारे कभी भी वाहक नहीं होते, वो सीधे रोगी हो जाते हैं, क्योंकि रोग कैसा है? एक्स सहलग्न। और तीसरी कैटेगरी है इसमें रोगी की। मादा रोगी तभी हो सकती हैं जब वो होती हैं एक्स डैश, लेकिन नर रोगी हो जाते हैं, नर बेचारे सीधे होते हैं ना, एक ही जीन खराब हुआ तो रोग हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब है एक्स सहलग्न प्रभावी। एक्स संलग्न प्रभावी के उदाहरण मुझे तो पता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। उसके उदाहरण है रेट सिंड्रोम, गोल्ड सिंड्रोम, वो हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर उदाहरण लिख के आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मादा और यहाँ लिखेंगे नर। इसमें भी वही तीन श्रेणियां। नंबर एक सामान्य, एक मादा सामान्य तब होती है जब वो होती है XX और नर सामान्य तब होता है जब वो होता है XY।
और इसमें दूसरी श्रेणी है रोगी की। अब ये प्रभावी है, आपको याद है ऑटोसोमल प्रभावी में भी एक भी बड़ा ए आ जाता तो रोगी। तो मादा रोगी होगी जब इसके एक एक्स पर जीन होगा या दोनों पर होगा, तो दोनों ही अवस्थाओं में मादा रोगी है। और नर तो जैसे ही इसके एक एक्स पर जीन आता है ये रोगी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो और इसमें हम एक नोट लिख देते हैं, इस श्रेणी में वाहक नहीं होते। आपको पता है चाहे वो ऑटोसोमल हो चाहे लिंग सहलग्न, वाहक प्रभावी में नहीं पाए जाते, वाहक नहीं होते। तो बेटा ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, समझ के आना है, क्योंकि अगली क्लास में हम कल मिलेंगे और हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, वही जरूरी है हमें वंशावली समझने के लिए। और मुझे अगर आपके प्रश्न या कमेंट्स अगर सही लगते हैं तो मैं आपके टॉप 3 कमेंट्स को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे उस पर। तो बने रहिए, कल वापस से मिलेंगे और आपका दिन अच्छा हो और आपका सिलेक्शन अच्छे नंबरों से हो।